हेलो दोस्तों। आज आपका बिजनेस का बोर्ड का पेपर है। ठीक है, और आप पेपर दे रहे होंगे, जब ये पेपर दे के निकल चुके होंगे तब आपको ये वीडियो मिलेगी। ठीक है ना। जहाँ तक है आपका पेपर अच्छा गया होगा। ठीक है, मेरी कोशिश थी कि मैं कंट्रोलिंग यानी जो हमारा नियंत्रण है वहाँ तक निपटा सकूँ, बट तबीयत खराब हो गई थी जिस कारण मैंने वीडियो बनाना ही बंद कर दी थी। 2-3 दिन से वीडियो आ कहाँ रही थी। जो वीडियो मैंने होली के दिन अपलोड की थी वो भी पहले बन गई थी, जैसे तैसे मैंने उसको अपलोड कर दिया था। ठीक है, बट तबीयत खराब होने के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, ना ही बना पाया था। ठीक है, बट जहाँ तक है पूरा विश्वास है कि आपने पेपर तो अच्छा दिया होगा। और जो मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, ये बेचा बच्चा देखो, आगे जो आपके भाई बहन या आपके जो दोस्त हैं वो आएंगे, उनके लिए वीडियोस हो जाएगी, और साथ में आपके लिए भी ये वीडियोस अभी भी रेलेवेंट है। क्योंकि अगर आप बीकॉम इनकी तरफ जाते हो तो आपका जो पहला ही सेमेस्टर आता है उसमें ही आपको बिजनेस पढ़नी पड़ेगी, और उसमें ये सब आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है। यानी वहाँ पे ये जो 5 हेड्स होते हैं, आई थिंक वो दोबारा से पढ़ने पड़ रहे हैं आपको, तो ये वाला कंटेंट दोबारा आपको यूज में आ जाएगा। क्लियर है। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, पूरा कंप्लीट करूंगा इस बुक को। देन मैं फिर इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करूंगा, मतलब इंग्लिश में भी बनाऊंगा इस वीडियो को, पूरी बिजनेस की पूरी वीडियो सारी इंग्लिश में बनाऊंगा। तो जो भी आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके भाई बहन हैं, उनको बोलिए, ठीक है, चैनल से जुड़ने के लिए, ताकि मैं इंग्लिश में उनको वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। जो मेरा इंग्लिश का भी मोटिव है, एक तो बिजनेस की मैं इंग्लिश में वीडियो डालूंगा जैसे सारी वीडियोस खत्म हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, मैं स्टैट की जो आपका 11th क्लास का है स्टैट, उसको मैं इंग्लिश में लेके आऊंगा, पूरी स्टैट में इंग्लिश में करवाऊंगा। तो ध्यान देना, ठीक है ना। अपने दोस्तों को, अपने जो भाई बहन है, उनको बोलना चैनल से जुड़ने के लिए, क्योंकि मैं सारे वीडियोस इंग्लिश में भी लाने वाला, तो जो इंग्लिश वाले हैं वो भी आ सके, उनको भी अच्छे से सारा कंटेंट मिल जाए, वो नोट्स बना सके। क्लियर है ना। तो चलो अभी हम बात कर लेते हैं निर्देशन पार्ट नंबर 3 में। और पार्ट नंबर 2 में जो मैंने आपको करवाया था बेटा, लास्ट में मैंने प्रेरणा, जो हमारी प्रेरणाएं थी उनके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने मौद्रिक अमौद्रिक की बात की थी। ठीक है, वित्तीय और अवित्तीय, जिसे भी हम ये भी बोल सकते हैं, इसकी हमने बात कर ली थी, और मैंने वहां पे पॉइंट्स लिखवाए थे। सारे पॉइंट्स आसान थे, जैसे पद हो गया, ठीक है, वेतन भत्ता, ये सब बहुत आसान पॉइंट थे, बट कुछ ऐसी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए उनकी डेफिनेशन मैंने सामने लिख दी है। ठीक है, तकरीबन मैंने 1 2 3 4 5 6 7 डेफिनेशन लिखी है। 7 डेफिनेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे सहभागिता क्या होता है। सहभागिता की अगर हम बात करें तो सहभागिता से अभिप्राय कर्मचारियों को उनके सामान्य पारिश्रमिक के अतिरिक्त, यानी जो आप उनको पारिश्रमिक दे रहे हो, जो आप उनको सैलरी वैलरी दे रहे हो, रेम्युनरेशन दे रहे हो, उसके अतिरिक्त संगठन में पूंजी में, पूंजी मतलब यहाँ पे हमारा कैपिटल है बेटा, यानी कैपिटल में हिस्सा देना। ठीक है, जैसे शेयर वेयर दे देना उसको, इस टाइप की चीजें। ठीक है ना। तो उसने बोला यहाँ पे सहभागिता से अभिप्राय कर्मचारियों को उनके सामान्य पारिश्रमिक के अतिरिक्त, यानी जो आप उनको पारिश्रमिक यानी रेम्युनरेशन दे रहे थे, सैलरी वैलरी दे रहे थे, उसके अतिरिक्त साथ में आपको संगठन की पूंजी में उनको हिस्सा प्रदान करना है, यानी संगठन में जो कैपिटल है, शेयर्स में उनको हिस्सा क्या करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल में उनको हिस्सा देना है। क्लियर हो गया। नंबर 2 लाभ भागीदार। देखो नाम से चल रहा है लाभ भागीदार, सिर्फ लाभ में आपको हिस्सा देना है, तो इसका मतलब लाभ भागीदार से अभिप्राय कर्मचारियों को उनके सामान्य पारिश्रमिक के अतिरिक्त, यानी जो सामान्य पारिश्रमिक आप दे रहे थे उसके अलावा उनको संगठन के जो लाभ हो रहे हैं, लाभों में हिस्सा प्रदान करना है। तो पहले वाले में पूंजी में हिस्सा प्रदान करना है, यानी जो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है उसमें आप उनको क्या दे रहे हो, हिस्सा दे रहे हो। दूसरे में यानी शेयर्स में हिस्सा दे रहे हो, और दूसरे में क्या है, लाभ, यानी जो प्रॉफिट कमाएगी संगठन, उस प्रॉफिट में इनको हिस्सा देना है। और सैलरी वेतन तो मिलेगा, उसके अलावा उनको लाभ में हिस्सा भी देना है। ठीक है ना, ये बोला यहाँ पे। उपदान की अगर हम बात करें तो कर्मचारियों को दी गई सेवाओं के सम्मान, यानी कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवा, यानी जो कर्मचारी सेवाएं देता है, एम्प्लॉय होता है, वो सेवा प्रदान करता है भाई, पूरे लाइफ टाइम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। अब उसके सम्मान में नियोक्ता द्वारा, नियोक्ता कौन हो गया, जो उसका मालिक है, एम्प्लॉयर हो गया, तो एम्प्लॉयर द्वारा सेवानिवृत्ति के समय, सेवानिवृत्ति का मतलब होता है रिटायरमेंट के समय, तो रिटायरमेंट के समय किया गया भुगतान है। तो देखो हो क्या रहा है, जैसे मान लो आप मेरे अंडर काम कर रहे हो, तो आप तो हो गए एम्प्लॉय, मैं आपका नियोक्ता होगा, नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर है। ठीक है, तो आप मेरे यहाँ मान लो 20-30 साल से काम कर रहे थे, तो जब आप रिटायर होंगे ना, तो मेरे द्वारा कुछ आपको उसके लिए जो सेवा आपने प्रदान की उसके लिए मैं खुशी से कुछ अमाउंट आपको दूंगा, उसको एक ग्रेचुइटी कहते हैं, उसी को उपदान कहते हैं। तो उसने बोला कर्मचारी द्वारा दी गई सेवाओं के सम्मान में नियोक्ता द्वारा सेवानिवृत्ति के समय, रिटायरमेंट के समय किया गया भुगतान उपदान कहलाता है। तो 3 डेफिनेशन मैंने आपके सामने कवर करी। पहले मैंने बोला सहभागिता, मतलब सहभागिता से अभिप्राय कर्मचारियों को उनके सामान्य पारिश्रमिक के अतिरिक्त संगठन की पूंजी में क्या देना, हिस्सा प्रदान करना। जबकि लाभ भागीदार में मैंने बताया कि लाभ भागीदार से अभिप्राय कर्मचारियों को उनके सामान्य पारिश्रमिक के अतिरिक्त संगठन के लाभों में हिस्सा प्रदान करना। क्लियर हो गया। और तीसरी डेफिनेशन मैंने आपको बताई उपदान, जिसमें मैंने बताया कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाएं, यानी कर्मचारी जो सेवाएं प्रदान करते हैं उसके बदले में नियोक्ता जब जो रिटायरमेंट के समय यानी सेवानिवृत्ति के समय क्या जो नियोक्ता भुगतान करता है उसको क्या बोला गया, यहाँ पे उपदान बोला गया।
उसके अलावा भविष्य निधि क्या होता है, प्रोविडेंट फंड। देखो पहले समझने की कोशिश करना प्रोविडेंट फंड होता क्या है। देखो जैसे मान लो आपकी सैलरी है, सपोज करो कुछ भी मतलब 20,000 रुपए के आसपास आपकी सैलरी है, तो हर महीने आपकी सैलरी में से मान लो मैं 1,000 रुपए कट कर देता हूँ और उसे एक गुल्लक में, जिसको मैं बोल रहा हूँ प्रोविडेंट फंड का गुल्लक है, उसमें मैं डाल देता हूँ। आपके इसमें से नहीं, आपको कट पीट करके आप बोलते ना, बहुत सारे बोलते हैं कि मेरे को काट पीट कर ना हाथ में यार 20,000 मिलती है, 18,000 मिलती है, इसका मतलब उसकी सैलरी 18-20,000 नहीं है, उसकी सैलरी ज्यादा है। कट करके मतलब कुछ पोर्शन उसको कट करके भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड में डाल दिया जाता है, उसके बाद मिलता है। सपोज को 20,000 की सैलरी है, मान लो 1,000 मैंने कट कर दिया, तो कट पीट के आपके हाथ में 19,000 आपको मिले, 1,000 रुपए उस गुल्लक में डल गए। अब जितना कंट्रीब्यूशन आपका होता है उतना ही कंट्रीब्यूशन क्या था, एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता भी करता है। तो मैंने भी 1,000 रुपए इसमें डाल दिए, तो ऐसे ही हर महीने चलता रहेगा और जिस टाइम आप रिटायर होंगे तो वो पैसा आपको ब्याज सहित आपको मिल जाएगा। अब बच्चा सोचता है कि भाई अगर यानी कर्मचारी अगर 2,000 डाले तो एम्प्लॉयर भी 2,000 डालेगा तो 4,000 हो गया, तो कर्मचारी अपनी पूरी सैलरी डाल दे 20,000, तो 20,000 ये भी डालेगा तो 40,000। इसका मतलब ये तो फायदा वाली बात होगी। ऐसा नहीं होता, एक लिमिट होती है जिस लिमिट के अंदर रह करके जो एक एम्प्लॉयर नियोक्ता कंट्रीब्यूशन करता है। आप तो जितना मर्जी कर लो, आपके लिए दिक्कत नहीं, आप तो अपना पैसा, आप तो सेविंग करोगे ना, तो सेविंग करो, आप तो जितना मर्जी डाल लो। बट एक जो आपका मालिक है उसके लिए क्या एक लिमिट होती है कि इस लिमिट तक ही वो पैसा कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। तो कहीं ये सपने सोच रहे होंगे कि यार अगर मेरी सैलरी इतनी सारी है तो अगर वो भी इतनी सारी डाल देगा तो डबल सैलरी लूंगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। बट एक लिमिट तक एक कंट्रीब्यूशन होता है कि जैसा आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया तो एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट वहां कंट्रीब्यूशन करेगा उसमें, और ब्याज सहित जो रकम बनेगी रिटायरमेंट टाइम पे वो आपको मिल जाएगी। क्लियर। तो इस फंड में कर्मचारी के वेतन में से, यानी जो उसके वेतन है उसमें से प्रति माह एक निश्चित रकम काट कर जमा कर दी जाती है। यानी इस फंड में क्या होता है, कर्मचारी के वेतन में से प्रति माह निश्चित रकम काट कर जमा कर दी जाती है, तथा नियोक्ता भी अपना अंशदान करता है, इसमें मतलब नियोक्ता भी कंट्रीब्यूट करेगा। क्लियर हो गया। और सेवानिवृत्ति के समय यानी रिटायरमेंट के समय इकट्ठी रकम वो भी कैसे, ब्याज सहित कर्मचारी को प्राप्त हो जाती है। क्लियर हो गया। देन अगला हमारे पास अनुलाभ क्या होता है, यानी परगजिट्स बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परगजिट बोलते हैं। इसका अभिप्राय ऐसी सुविधाओं से, ये ऐसी सुविधा होती है जो कि कर्मचारी को अपने नियोक्ता से यानी जो मालिक है उससे मिलती है, कैसे, वो भी निःशुल्क प्राप्त होती है। तो ये एक ऐसी सुविधाएं होती है जो कर्मचारी को अपने नियोक्ता से यानी जो उसका जो मालिक है उससे निःशुल्क प्राप्त होती है। जैसे मान लो जो आपका जो मालिक है उसने आपको किराया मुक्त मकान दे दिया, नौकर की सुविधा दे दी, ठीक है ना, आपको कार दे दी, या फिर एक ड्राइवर दे दिया आपको। तो ऐसी सुविधाएं जो आपको मिल रही है ना वो आपका परगजिट हो गया, यानी जो निःशुल्क प्राप्त हो रही है आपको। क्लियर हो गया। चलो, कर्मचारी भागीदारी क्या होती है, तो कर्मचारी भागीदारी से अभिप्राय कर्मचारी को उनसे संबंधित यानी उनसे जो संबंधित मुद्दे होंगे, कर्मचारी को उनसे संबंधित मुद्दे, यहाँ पे ऊ की मात्रा है दब गई है, ठीक है, ध्यान देना। तो कर्मचारी भागीदारी से अभिप्राय कर्मचारियों को उनसे संबंधित मुद्दों पर, जब जो भी उनसे संबंधित मुद्दे होंगे तो उनमें लिए जाने वाले निर्णयों में उन्हें भागीदार बनाना है। इसका मतलब अगर कर्मचारी से संबंधित कोई निर्णय लिए जा रहे हैं तो उनमें ना उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा, उनकी भी बात सुनी जाएगी। तो उसका मतलब हो गया कर्मचारी भागीदारी, कर्मचारी को उस डिसीजन मेकिंग में भागीदार बना रहे हो। तो कर्मचारी भागीदारी से अभिप्राय कर्मचारी को उनसे संबंधित यानी कर्मचारी से संबंधित जो भी मुद्दे होंगे पर लिए जाने वाले निर्णय यानी इसमें जो भी डिसीजन लिए जाएंगे तो उनमें उनको भागीदार बनाना कि भाई तुम भी बता दो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए। क्लियर। देन कर्मचारी सशक्तिकरण का मतलब होता है, कर्मचारी सशक्तिकरण से अभिप्राय कर्मचारियों को अधिक स्वायत्तता मतलब अधिक स्वतंत्रता देना वह शक्तियां प्रदान करना, यानी कर्मचारियों को अधिक ऑटोनॉमी यानी स्वतंत्रता देना और शक्तियां प्रदान करना। क्लियर हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स है बेटा जो कि आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिए, ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो एक नए डिफरेंस में आपका स्वागत है बच्चा। ये जो डिफरेंस है बेटा आपको मौद्रिक प्रेरणाएं, ठीक है, और दूसरा है अमौद्रिक प्रेरणाएं, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस जो हमारा है मौद्रिक और अमौद्रिक प्रेरणाओं के ऊपर है, ठीक है, मॉनेटरी इंसेंटिव्स और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स के ऊपर। क्लियर है। मैंने तकरीबन कितने पॉइंट लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है, काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और इसके ऊपर कोई नोट लिखने को आ जाए तो आप प्लीज आराम से लिख भी लेना, क्योंकि इतना कंटेंट है तो बेटा लिखा जा सकता है, ठीक है ना। सबसे पहले डेफिनेशन पे बात करते हैं। अभिप्राय में क्या लिखा है मैंने कहा मौद्रिक प्रेरणाओं से अभिप्राय उन प्रेरणाओं से है जो प्रत्यक्षतः मतलब होता है डायरेक्टली, ठीक है, मुद्रा के रूप में होती है। यानी ये वे प्रेरणाएं होती है जो प्रत्यक्षतः मुद्रा के रूप में होती है अथवा जिन्हें मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, जिन्हें मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। क्लियर हो गया। क्या बोला, मौद्रिक प्रेरणाएं जो होती है, मौद्रिक प्रेरणाओं से अभिप्राय उन प्रेरणाओं से है जो प्रत्यक्षतः मुद्रा के रूप में होती है अथवा जिन्हें मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है।
जबकि अमौद्रिक प्रेरणाओं से अभिप्राय उन प्रेरणाओं से है जिनका मुद्रा से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, यानी मुद्रा से कोई भी प्रत्यक्ष संबंध यहाँ पे नहीं होगा। अन्य नाम की अगर हम बात करें तो इसको वित्तीय प्रेरणाएं भी कहते हैं, इसको जो है अमौद्रिक प्रेरणाओं को अवित्तीय प्रेरणाएं भी कहते हैं। क्लियर। पॉइंट नंबर 3, माप, इन्हें मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, ठीक है ना, जबकि इनको, इस वालों को मुद्रा के रूप में मापा नहीं जा सकता, तो नहीं मापा जा सकता। तो 3 पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या बोला मैंने कहा मौद्रिक प्रेरणाओं से अभिप्राय उन प्रेरणाओं से है जो प्रत्यक्षतः मुद्रा के रूप में होती है अथवा जिन्हें मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, जबकि अमौद्रिक प्रेरणाओं से अभिप्राय उन प्रेरणाओं से होता है जिनका मुद्रा से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। मौद्रिक प्रेरणाओं को वित्तीय प्रेरणाएं भी कहते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी कहते हैं, जबकि अमौद्रिक यानी जो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स होते हैं उनको अवित्तीय प्रेरणाएं भी कहते हैं। अवित्तीय मतलब होता है नॉन फाइनेंशियल, ठीक है, इंसेंटिव्स, ठीक है, तो अवित्तीय प्रेरणाएं भी कहते हैं। माप, इन्हें मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, इन्हें मुद्रा के रूप में मापा नहीं जा सकता। क्लियर हो गया। उसके बाद देखने योग्य, इन्हें देखा जा सकता है बेटा, देखा जा सकता है, यानी मौद्रिक प्रेरणाओं को देखा जा सकता है क्योंकि इन्हें मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, जबकि इनको देखा नहीं जा सकता। इनको देखा नहीं जा सकता क्यों? क्योंकि ऊपर वाली लाइन, क्योंकि इन्हें मुद्रा के रूप में मापा नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान सा है, एक बार में याद होने वाला है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। चलो, उपयुक्त की बात करें तो ये श्रमिकों के लिए अधिक उपयुक्त है। ये किसके लिए अच्छा है? श्रमिकों के लिए अधिक उपयुक्त होता है, जबकि ये प्रबंधकों यानी मैनेजर्स टाइप के लोगों के लिए अधिक उपयुक्त है। क्योंकि जैसे मान लो आप मैनेजर हो, ऑलरेडी अच्छी पोस्ट में हो और आपको सैलरी भी अच्छी मिल रही है, तो आप सैलरी के लिए नहीं रहोगे, आप चाहोगे कि आपने को और अच्छा पोस्ट मिले, ठीक है, एक अच्छा पद मिले। तो ये जाता ना मैनेजर टाइप के लोग, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके लिए अच्छा होता है, तो ये प्रबंधकों के लिए अधिक उपयुक्त है। जबकि बेटा ये वाला जो होता है पैसों वाला जो लेन देन होता है वो श्रमिकों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। क्लियर। संतुष्ट की अगर हम बात करें तो मौद्रिक प्रेरणा निम्न स्तरीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। जहां पे श्रमिक होते हैं उनकी बात कर रहा है, ठीक है ना। तो मौद्रिक प्रेरणा निम्न स्तरीय जो आवश्यकताएं होती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, जो बेसिक चीजें, जरूरत की चीजें होती है, उनको संतुष्ट करती है। जबकि अमौद्रिक प्रेरणाएं जो होती है वो उच्च स्तरीय आवश्यकताओं जैसे सम्मान चाहिए, पद चाहिए, आत्म प्राप्ति चाहिए, इस टाइप को क्या करती है? संतुष्ट करती है। क्लियर हो गया। तो मैंने बोला मौद्रिक प्रेरणाएं निम्न स्तरीय आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान आदि को संतुष्ट करती है, जबकि अमौद्रिक प्रेरणाएं जो होती है उच्च स्तरीय आवश्यकताओं जैसे सम्मान, पद, आत्म प्राप्ति आदि को संतुष्ट करती है। यहां तक समझ में आ गया? इतने पॉइंट समझ में आ गए। घटक यानी तत्व की बात करते हैं, इनके अंदर क्या क्या चीज आती है, तो उसमें आता है वेतन भत्ते आता है, उत्पादकता, मजदूरी, मिलान प्रेरणाएं आती है, बोनस आता है, लाभ भागिता, सहभागिता, अनुलाभ और सेवानिवृत्ति। ठीक है, सेवानिवृत्ति में दो बातें मैंने बताई थी, एक तो प्रोविडेंट फंड बताया था आपको मैंने, अगर आपको भविष्य निधि याद हो, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, ठीक है, पूरे जो प्रॉपर वीडियोस में तो भविष्य निधि आता है इसके अंदर, और उपदान आता है, ग्रेचुइटी आता है, ठीक है ना। चलो, तो ये भी आता है ना, भविष्य निधि और उपदान, चाहे तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे भविष्य निधि और उपदान, इसमें दो चीजें आती है, ठीक है, जो मैंने आपको पूरी वीडियो बनी है इसकी, इसमें मैंने समझाया भी बेटा आपको, ठीक है। अब इस वाले की बात कर लेते हैं, अमौद्रिक में क्या क्या आता है। इसमें पद है आपके पास, संगठनात्मक वातावरण हो गया, कैरियर बढ़ोतरी अवसर हो गया, कैरियर बढ़ोतरी अवसर हो गया, कार्य संपन्नता आता है, कर्मचारी पहचान कार्यक्रम आता है, सेवा सुरक्षा जॉब सिक्योरिटी आता है, कर्मचारी भागीदारी ये आता है, और कर्मचारी सशक्तिकरण आता है, यानी कर्मचारी को क्या ज्यादा पावर्स देना, शक्तियां देना, स्वतंत्रता देना, ये सब चीजें इसमें आती है। क्लियर है। तो एक बेसिक सा डिफरेंस था जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, होप सो आपको समझ में आ भी गया होगा, ठीक है, नोट डाउन कर लो बेटा, ठीक है। मिलेंगे पार्ट नंबर 4 में, तब तक के लिए धन्यवाद।